और चलिए अब बात दरार की करते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब महज 2 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी के बड़े नेता एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी की बात करें, अमित शाह और जेपी नड्डा सभी समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं। और देखिए, खराब प्रदर्शन करने वाले सांसदों का टिकट काटने की तैयारी है, यानी बीजेपी का फुल प्रूफ मैनेजमेंट तैयार है। लेकिन नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बना गठबंधन अब तक आपस में ही उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। नाम के अलावा अब तक गठबंधन की कोई रूपरेखा तैयार नहीं हो पाई है। सीटों को लेकर पेच इस कदर फंसा हुआ है कि इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां आपस में ही इस वक्त लड़ रही हैं। ये बेकाबू भीड़, ये लहूलुहान अफसर, ये टूटी हुई गाड़ी, ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने का ये नया साक्ष्य है। उत्तर 24 परगना में सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों की गुंडागर्दी का नया प्रमाण है। देख लीजिए, ये खून से लथपथ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अफसर हैं जो तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां के घर पर छापेमारी करने पहुंचे थे। सीआरपीएफ के जवानों के साथ ईडी के अधिकारी शेख शाहजहां के घर पहुंचे और वहां पहुंचकर कॉल किया, लेकिन किसी तरह का कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद करीबन 1 घंटे तक इंतजार किया गया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद में ईडी के अधिकारियों ने घर का ताला तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की। किसी का सिर फटा, किसी को चोटें आई, गाड़ी टूटी। ईडी के अधिकारी किसी तरह जान बचाकर भागे। राज्यपाल ने इस खूनी घटना को भयावह बताते हुए अफसरों को तलब किया है। बीजेपी ने सवालों में सूबे की सरदार को खड़ा किया है। बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है। इतने गुंडे हैं, उनको ये बात पता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है। संदेश खली गांव में जो हुआ, उसे लेकर दीदी की पार्टी इस गुंडागर्दी पर सफाई दे रही है। लेकिन बीजेपी से भी सख्त शब्दों में कांग्रेस ममता बनर्जी को सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा कर रही है। जो हमला ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ जगजाहिर होते हैं। बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, ये अचरज की बात नहीं होगी। अधीर रंजन चौधरी उसी कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं जिसके साथ मिलकर ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सियासी युद्ध में उतरने की तैयारी में है। बड़ी बात यह है कि जब केजरीवाल, हेमंत सोरेन या तेजस्वी को ईडी का नोटिस मिलता है, तब बीजेपी पर कांग्रेस हमला करती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेता टीएमसी पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या बंगाल में आपस में भिड़ेंगे और दिल्ली में मोदी से लड़ेंगे? जब एक दूसरे पर भरोसा नहीं, तो नरेंद्र मोदी से कैसे लड़ेंगे? क्या इंडिया गठबंधन की गांठ को नीतीश कुमार सुलझा पाएंगे? दरअसल ये कोई पहली दफा नहीं जब पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच तकरार हुई है। करीब 24 घंटे पहले ही सीटों को लेकर भी अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर नश्तर चलाया था। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो, तो ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। अधीर के तेवर इसलिए तल्ख थे क्योंकि ममता बनर्जी चाहती हैं कि 2019 को आधार बनाकर उसी के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो। 2019 में 42 सीटों में से टीएमसी को 22 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस 42 सीटों पर लड़कर सिर्फ 2 सीटें हासिल कर पाई थी। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में भी ममता बनर्जी की पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से बीजेपी को 16 से 18, टीएमसी को 23 से 25 और कांग्रेस प्लस को 0 से 2 सीटें मिलने का दावा किया गया है। यही वजह है कि ममता बनर्जी चाहती हैं
कि उनके मुताबिक सीटें तय हो, लेकिन कांग्रेस मुकम्मल हिस्सेदारी चाहती है और यहीं आकर पेच फंस रहा है। सीटों का पेच सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं फंसा है। हर राज्य में जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वहां पर कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर तकरार हो रही है और ऐसा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का एनसी और पीडीपी के साथ सीट बंटवारे पर पेच है। पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ मामला उलझा हुआ है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ, बिहार में जेडीयू, आरजेडी और लेफ्ट के साथ, झारखंड में जेएमएम के साथ, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव, एनसीपी पवार, केरल में लेफ्ट, आईयूएमएल, केसीएम और तमिलनाडु में डीएमके और एमडीएमके के साथ समीकरण सुलझ नहीं पा रहा। कुल मिलाकर 9 राज्यों की 267 सीटों पर पूरी तरह से पेच फंसा है। पंजाब में आर पार की लड़ाई सी ठन गई है। केजरीवाल की पार्टी जिस कांग्रेस को कुर्सी से उतारकर सत्तासीन हुई है, वो 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस भी उतनी ही सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में पंजाब के लिए कोई चर्चा नहीं हुई। 100% आज की हमारी तैयारी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी से ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। सर्वे में बीजेपी को 0 से 2, कांग्रेस को 5 से 7, आम आदमी पार्टी को 4 से 6 और अकाली दल को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन दोनों पार्टियां ज्यादा सीटों के लिए लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी अकेले लड़ने के लिए तैयार है। दिल्ली में कांग्रेस की सीट 0, तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तल्खी के बीच इंडिया गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार के लेफ्टिनेंट बयानबाजी बंद करने की सलाह दे रहे हैं। दोनों पार्टी की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है इस संकट से बचाने की। दिल्ली में भी गठबंधन हो और पंजाब में भी हो, ये लचीला रुख दोनों पार्टियों को अपनाना चाहिए। अकेले लड़ने की तैयारी सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही नहीं है। नीतीश कुमार भी अकेले चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई बात नहीं हुई है। यहाँ तक कि संयोजक के नाम पर भी मंथन ही चल रहा है। लोगों पर भी कोई बात नहीं हुई है। साझा रैली को लेकर भी कुछ भी क्लियर नहीं है। ना तो कोई ऑफिस बना है, ना ही साझा उम्मीदवारों पर बात हुई है। कुछ भी क्लियर नहीं। बावजूद इसके नीतीश कुमार ने जेडीयू कैंडिडेट के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार की पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश से रूही तांगुक और बिहार के सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर को कैंडिडेट घोषित कर दिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक दरभंगा से संजय झा और मुंगेर से ललन सिंह को भी हरी झंडी मिल चुकी है। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नीतीश जी ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं। ये एनडीए गठबंधन से अलग हुए कि जो इंडी गठबंधन अब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा और थमा दिया झुंझुना। महत्वाकांक्षा के इर्द गिर्द घूमती नीतीश कुमार की सियासत को उनके करीबी मंत्री के शब्दों में सुनिए। कि हमको लगता है कोई एक राजनीतिक साजिश चल रही है नीतीश जी के साथ। साजिश एनडीए तरफ से है या अब कौन कर रहा है हम नहीं जानते। जिनको नीतीश जी के कार्य प्रणाली से, नीतीश जी के कार्य करने की पारदर्शिता से जिनको परेशानी होगी वही लोग ऐसा करते होंगे। अभी नीतीश को डिगा कौन रहा है? ऐसी चुप्पी पर भविष्य की सियासत टिकी है। हालांकि दबाव के बीच नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने की पटकथा लिखी जा रही है। कांग्रेस के नेता इसे लेकर नीतीश से बात कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने भी पहल को आगे बढ़ाया है। संयोजक को लेके क्या चर्चा हो पाई? क्योंकि हालांकि उद्धव ठाकरे से सब कुछ बात हो पाई है, चल रहे हो जाएगा 1-2 दिन में। जिस बिहार के मुख्यमंत्री को संयोजक बनाकर गठबंधन को आगे बढ़ाने की मशक्कत हो रही है, वहां भी सीटों का पेच फंसा है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और आरजेडी 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि बाकी की 8 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस खुद के लिए कम से कम 9 से 10 सीटें मांग रही है। इसके पीछे कांग्रेस का तर्क सुनिए। पिछली बार 9-10 सीट लड़े थे जी, तो उसी के आसपास कहीं होगा फिर से। वही ये नहीं एक आध सीट इधर उधर हो सकता है, उसमें कांग्रेस
को जरूरत पड़ी पीछे हटने की तो कांग्रेस पीछे हटेगी। जनता दल और राजद को और वाम दलों को जरूरत पड़ेगी तो उन लोगों को भी पीछे हटना चाहिए। सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का तालमेल बैठ नहीं पा रहा। यूपी में अखिलेश यादव अपने हिसाब से सीटें तय करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस की स्टेट यूनिट को ये मंजूर नहीं है। सीटों का ऐसा ही पेच केरल में भी फंसा है, जहां लेफ्ट और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। लेफ्ट ने तो कांग्रेस से वो वायनाड सीट भी छोड़ने को कह दी है, जहां से राहुल गांधी सांसद हैं। ऐसे में 39 सीटों वाले तमिलनाडु में भी डीएमके के साथ कांग्रेस का सीट फॉर्मूला अटका हुआ है। पिछली बार 8 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार ज्यादा सीटें चाह रही है, जबकि डीएमके अपने हिसाब से फैसला करना चाहती है। कांग्रेस के बड़े नेताओं का दावा है कि जल्द ही ये मामला सुलझ जाएगा। जो वहाँ की पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उनके साथ में बातचीत शुरू हो रही है और उम्मीद करते हैं कि बहुत स्मूथली सबके साथ में सीट शेयरिंग का जो काम है वो आगे बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन ने 20 जनवरी तक की लकीर खींची है, वो भी तब जबकि लोकसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को लोकसभा चुनाव में 295 से 335 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन को 165 से 205 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन मोदी विरोधी गठबंधन का एक भी पेच नहीं सुलझा है। हर मोड़ पर उलझन है, जबकि बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुकी है। जेपी नड्डा ने पहाड़ पर मिशन 24 की शुरुआत कर दी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में उन्होंने रोड शो किया। सर्दी के बावजूद लोगों की जबरदस्त भीड़ जुटी थी। उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया। जेपी नड्डा हिमाचल में थे तो अमित शाह और खुद पीएम मोदी जयपुर में। बीजेपी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है, लेकिन मोदी विरोधी गठबंधन अब भी जिस तरह एक भी गांठ सुलझा नहीं पाया है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।